दोस्तों आज की ये वीडियो हमारी स्टार्टअप कल्चर के ऊपर जो सीरीज चल रही है उसके दूसरे पार्ट की वीडियो है। जहाँ पे हमने सबसे पहले पार्ट में बात की थी कि स्टार्टअप क्या होती है या फिर ये कैसे काम करती है या फिर स्टार्टअप और बिजनेसेस के अंदर जो मेन मेन डिफरेंसेस है वो क्या क्या है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं हार्डली रिकमेंड करूंगा आपको कि आप उस वीडियो को जरूर देखना। मैं आई बटन के अंदर उसको लिंक दे रहा हूँ या फिर आप हमारी प्लेलिस्ट भी फॉलो कर सकते हो स्टार्टअप कल्चर की। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्टार्टअप की जो फंडिंग राउंड होती है वो क्या क्या होती है, कैसे काम करती है। तो यहाँ पर हम मेनली चार पार्ट्स में इसको कवर करेंगे। जहाँ पे हम सबसे पहले जानेंगे कि स्टार्टअप जब भी अपनी फंडिंग उठाने जाती है तो उसको किस तरह के लीगल रिक्वायरमेंट्स, किस तरह के अपना लीगल स्ट्रक्चर बनाना चाहिए स्टार्टअप को ताकि वो फंडिंग उठा सके। दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे कि आखिरकार ये जो स्टार्टअप्स होती हैं उसको फंडिंग की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, क्यों चाहिए भाई स्टार्टअप को ये फंडिंग। तीसरे पार्ट में हम बात करेंगे कि जो भी फंडिंग की टाइप्स होती हैं, उनकी जो सीरीज चलती हैं वो कितने तरह की होती हैं। और चौथे पार्ट में हम बात करेंगे कि कोई भी इन्वेस्टर जब किसी स्टार्टअप के अंदर इन्वेस्ट करता है तो वो अपना प्रॉफिट बुक कैसे करता है या फिर उस स्टार्टअप से वो इन्वेस्ट करने के बाद एग्जिट कैसे करता है। तो आज की हमारी वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल और काफी ज्यादा इंसाइटफुल लेसन मिलेगी आपको इसके अंदर, अगर आप एक स्टार्टअप ओनर हो या फिर आप फंड रेज करना चाह रहे हो। तो वीडियो को लास्ट में जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकी और स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से डिस्ट्रीम पे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहला पार्ट कि किस तरह की स्टार्टअप या फिर किस तरह की कंपनीज को फंडिंग मिल सकती है। तो ज्यादातर स्टार्टअप ओनर्स जो भी होते हैं उनको ये मिसकंसेप्शन होता है कि भाई हमारी एक अकेले की कंपनी है, प्रोप्राइटरशिप कंपनी है या फिर हमारी पार्टनरशिप की कंपनी है तो हमको फंडिंग मिल सकती है या नहीं मिल सकती है। तो हम मेनली यहाँ पे पांच सारी कंपनीज के ऊपर बात करेंगे कि किस तरह की स्टार्टअप को फंडिंग मिल सकती है, किस तरह की स्टार्टअप को फंडिंग नहीं मिल सकती है। जिसमें सबसे पहला है भाई प्रोप्राइटरशिप की कंपनी। तो यहाँ पे आप भाई कंपनी के पूरे जो ओनर होते हो वो खुद ही होते हो, करता धरता जो भी हो भाई आप खुद ही हो। तो बाहर के कोई भी इन्वेस्टर आपके अंदर इन्वेस्ट नहीं करेगा, ये लीगली प्रोहिबिटेड है। दूसरे में आता है भाई पार्टनरशिप वाली फर्म। तो यहाँ पे भी जो भी आपके पार्टनर्स होंगे वो सिर्फ कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई भी बाहर का इन्वेस्टर आपके अंदर इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो ये हो गया भाई दूसरी तरफ की कंपनी, जिसमें भी है सो अलग तरह के इन्वेस्टर जो है बाहर के इन्वेस्टर वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तीसरी है भाई एलएलपी, जिसको हम बोलते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप वाली कंपनी। तो यहाँ पे भी भाई वही लफड़ा है पार्टनरशिप वाला। और एक और लफड़ा है कि भाई जो भी लाइबिलिटी है, जो कि कंपनी के ओनर्स जो कि दो है चार है पार्टनरशिप के ऊपर, तो दो चार जो भी पार्टनर्स है कंपनी के अंदर सिर्फ उन्हीं के ऊपर जो लाइबिलिटी वो लिमिटेड है कि उसी के अंदर वो चीज रहेगी। कोई भी बाहर का इन्वेस्टर उसके अंदर नहीं घुस सकता या फिर कोई भी बाहर का इन्वेस्टर उसके कंपनी के अंदर इन्वेस्ट नहीं करेगा। और अब आती है भाई चौथी तरह की कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड वाली कंपनी। तो यहाँ पे भाई जो भी इन्वेस्टर्स बाहर के होते हैं उससे आप इन्वेस्टमेंट ले सकते हो, वो आपके स्टार्टअप के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपको किससे यही समझ में आ गया होगा कि अगर आपको स्टार्टअप से रिलेटेड अगर फंडिंग चाहिए तो आपको अपनी कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाना मस्ट है। तो यहाँ पे मैक्सिमम 50 शेयर होल्डर्स हो सकते हैं आपकी कंपनी के अंदर जो इन्वेस्ट कर सकते हैं। और पांचवी तरह की कंपनी है दोस्तों पब्लिक लिमिटेड वाली कंपनी, जो कि आईपीओ के अंदर लिस्टेड होती है। तो यहाँ पे कोई बाहर के इन्वेस्टर आपके कंपनी के अंदर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन आपके जो प्रोमोटर होंगे, जो शेयर होल्डर होंगे आपके, वो आपके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, री इन्वेस्ट कर सकते हैं। बेसिकली क्योंकि ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो यहाँ पे जो भी आप स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होते हो वहां पे सिर्फ आप पब्लिक या फिर आपके शेयर होल्डर या प्रोमोटर जो भी होंगे वो वहां से आप फंड रेज कर सकते हो बेसिकली। तो भाई आप मोटा मोटी बस इतना ही समझो कि अगर आपको अपनी स्टार्टअप के ऊपर फंडिंग चाहिए तो आपको अपनी स्टार्टअप को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करना होगा, तभी आप फंडिंग रेज कर सकते हो। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपने दूसरे पार्ट की वीडियो में, जहां पे हम पूछ रहे थे कि जो भी स्टार्टअप्स होती हैं ये उनको आखिर फंडिंग की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। भाई आप एक स्टार्टअप हो तो आपको फंडिंग क्यों चाहिए, क्यों दूं मैं आपको फंडिंग। तो इसका भाई कोई बहुत बड़ा आंसर नहीं होता है, इसका एक छोटा छोटा आंसर होता है। जहाँ पे सबसे पहला है भाई कि मेरे पास एक स्टार्टअप है, मेरे पास एक आइडिया है जिसको हमको एग्जीक्यूट करना है। दूसरा आप बोल सकते हैं कि हमको एक इनिशियल टीम हायरिंग करनी है। तीसरा हम बोल सकते हैं कि हमको मार्केटिंग एंड रिसर्च के ऊपर काम करना है, सेल्स के ऊपर काम करना है, या फिर टेक्नोलॉजी कुछ बिल्ड करना है, या फिर अपने मार्केट को एक्सपेंड करना है, या फिर ग्रोथ के ऊपर काम करना है, या फिर और आप बात कर सकते हो कि हमको सीधा सीधा प्रॉफिटेबल आना है। तो और भी कई सारी रिक्वायरमेंट्स आपको हो सकती है फंडिंग रेज करने के लिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपने तीसरे पार्ट में, जहां पे हम देखेंगे कि स्टार्टअप की कितनी सारी टाइप्स होती हैं, या फिर भाई ये जो सीरीज ए बी सी डी जो जो भी चलता है ये सीरीज ये क्या है, कैसे काम करता है। तो भाई उससे पहले आप ये समझ लो कि अगर आप कोई स्टार्टअप करने जा रहे हो, आपको कोई फंडिंग की रिक्वायरमेंट है, तो सबसे पहले आपको अपना कैपिटल लगाना होगा। आपको अपनी इन्वेस्टमेंट सबसे पहले चाहिए उसके अंदर। और साथ ही साथ आपको अपनी इन्वेस्टमेंट जो चाहिए आपको एक फाइनेंशियल बैकअप भी रखना होगा अपने लिए, या फिर एक इमरजेंसी फंड के लिए, अपनी फैमिली के लिए। या फिर हम बात करें जो आप इनिशियली टीम हायरिंग करोगे, इनिशियली जो प्रोडक्ट के ऊपर काम करोगे, वैसे आपको फंडिंग मिल जाएगी, लेकिन आपको सबसे पहले अपना कैपिटल लगाना होगा। इसको मैं एग्जांपल से बोलता हूँ, जैसे आप जा रहे हो किसी बैंक के सामने लोन लेने के लिए, तो आप क्या बोलोगे कि भाई मुझे 100% का 100% पूरा लोन आप ही दे दो। तो ऐसा नहीं होता है, आपको वहां दिखाना पड़ेगा बैंक को कि भाई मैं 30% खुद लगा रहा हूँ, बाकी का 70% आप दे दो।
तो बैंक को लगे कि हाँ भाई ये जेन्युइन बंदा है, ये अपना भी कुछ कैपिटल लगा रहा है, बाकी ये मुझसे ले रहा है, तो बैंक एग्री कर सकती है आपको लोन देने के लिए। तो आप समझ लो कि आपको शुरुआत में अपनी कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट जो होगी या अपनी जो सेविंग्स होगी आपकी, वो आपको इनिशियली लगानी पड़ेगी, उसके बाद ही आप फंडिंग रेज कर सकते हो। अब भाई आपके पास जो भी कैपिटल थी, जो भी आपने सेविंग्स कर रखी थी, वो आपने भाई सारा लगा दिया अपने स्टार्टअप के अंदर। अब भाई इसी के बाद दूसरा स्टेप निकल के आता है कि अपनी फैमिलीज के पास जाओ, अपने फ्रेंड्स को अप्रोच करो या फिर अपने रिलेटिव से बात करो कि वो आपकी स्टार्टअप को फंड कर सके, शुरुआत में कुछ पैसे दे सके ताकि आप अपने स्टार्टअप को स्टार्ट कर सको। या फिर आप उनसे कुछ रेफरेंस मांग सकते हो, कुछ रिकमेंडेशन मांग सकते हो कि अगर उनकी नज़र में कोई बंदा या बंदी है जो कि स्टार्टअप में इन्वेस्ट करता हो, कुछ पैसे डालता हो, तो वहां से भी भाई आप अपने स्टार्टअप को फंड कर सकते हो। अब भाई आपने अपना पैसा लगा लिया, अपने कुछ दोस्तों से भी कुछ पैसा मांग के अपने स्टार्टअप के अंदर लगाया, अपने कुछ फैमिली रिलेटिव सबसे कुछ ना कुछ पैसा लिया और अपने स्टार्टअप के अंदर उसको फंड किया। अब आप देख रहे हो कि हमारा स्टार्टअप जो है वो अच्छा कुछ काम कर रहा है या फिर कुछ वो ब्रेक इवन तक पहुंच पाता है, जहां पे आपको लग रहा है कि आपके स्टार्टअप के अंदर जो भी आपने फंड डाला है वो थोड़ा बहुत सफिशियंट है और वो ब्रेक इवन तक पहुंच चुका है। अब कुछ ही दिनों के अंदर आपका जो स्टार्टअप है वो प्रॉफिटेबल भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप अपना इफेक्टिव स्ट्रेटजी अपना सकते हो बूट स्ट्रैपिंग का। अब भाई ये क्या है? तो यहाँ पे बेसिकली ये होता है कि आप क्या स्टार्टअप के अंदर जो भी आप प्रॉफिट है वो उसको बेसिकली री इन्वेस्ट कर दो। मतलब कि आपका जो भी सेल्स हो रहा है, जो भी मार्केटिंग आप कर रहे हो, जो भी उससे रेवेन्यू आ रहा है, उसको आप मतलब कहीं बाहर खर्च ना करके उसी के अंदर इन्वेस्ट करो, बूट स्ट्रैपिंग करो। आज के टाइम पे इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है दोस्तों जीरोधा। आई एम श्योर कि आप सबने इस स्टार्टअप के बारे में जरूर सुना होगा कि स्टार्टअप ने आज तक कोई फंडिंग नहीं उठाई, ना तो डेट फंडिंग ना ही इक्विटी फंडिंग। ये एक बूट स्ट्रैपिंग बिजनेस मॉडल के ऊपर काम किया है और आज जीरोधा जो है काफी बड़ा इंडियन स्टार्टअप बन चुका है। लेकिन भाई आप जीरोधा वाले तो हो नहीं, तो आपका स्टार्टअप जो है अभी तक जो है प्रॉफिटेबल तो क्या ब्रेक इवन तक भी नहीं पहुंचा है। तो भाई आपको चाहिए फंडिंग, मतलब फंडिंग की आपको मस्ट रिक्वायरमेंट है ही। तो चलिए हम बात कर लेते हैं अपनी वीडियो के तीसरे पार्ट, बोले तो कि फंडिंग के टाइप्स कितने होते हैं। तो यहाँ पे फंडिंग के तीन टाइप्स निकल के आते हैं। सबसे पहला है भाई डेट फंडिंग, दूसरा है इक्विटी फंडिंग और तीसरा है भाई क्राउड फंडिंग। आई एम श्योर कि तीसरे वाले के बारे में बहुत से लोगों ने ये नहीं सुना होगा। क्राउड फंडिंग आखिर होता क्या है, तो वीडियो में बने रहिए, इसके बारे में बात करेंगे हम। सबसे पहला आता है दोस्तों डेट फंडिंग। तो डेट का मतलब क्या होता है? कर्ज। मतलब कि आपको अपनी कंपनी चलाने के लिए, उसके अंदर फंड डालने के लिए आपको कर्ज उठाना पड़ेगा। तो ये पूरा भाई आप पे डिपेंड करता है कि आप या तो डेट रेज कर सकते हो या फिर इक्विटी रेज कर सकते हो, जहां पे हम अपने अगले टाइप में बात करेंगे फंडिंग के। तो आप यहाँ पे डेट रेज कर रहे हो तो इसका मैं कुछ प्रोज एंड कॉन्स बता देता हूँ। तो भाई प्रोज यही है कि आपको अपनी कंपनी के अंदर आपकी अपनी ओनरशिप घटाने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपनी कंपनी के 100% ओन करते हो तो भाई आप डायरेक्ट डेट रेज कर लो, आपकी इक्विटी डाइल्यूट नहीं होगी, या फिर आप जितने भी परसेंट ओन करते हो अपनी कंपनी के, उसकी ओनरशिप भी कहीं डाइल्यूट नहीं होगी, आप पूरा 100% खुद ही ओन कर सकते हो। और भाई इसका कॉन्स की बात करें तो कॉन्स के अंदर यही है कि अगर आपने डेट रेज किया तो भाई आपके पास इनिशियली फंडिंग होनी चाहिए। तो इसके अंदर आप सभी को पता होगा कि अगर आप कोई डेट रेज करने जाते हो, कोई कर्ज लेने जाते हो या कोई लोन उठाते हो, तो भाई उसी टाइम से ही आपका ईएमआई चालू हो जाता है। मतलब कि आपको ईएमआई भरना ही होगा। आपका कंपनी कैसे चल रहा है कैसे नहीं चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, आपको ईएमआई भरना होगा। तो इसके लिए आपके पास सही सेविंग्स, आपके पास जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उससे आपको कुछ बचा के रखना ही होगा। जहाँ पे हमने सबसे पहले बात किया था कि फाइनेंशियल बैकअप का जो प्लानिंग है वो आपको पहले से ही करके चलना पड़ेगा, इमरजेंसी फंड के रूप में, जो कि यहाँ पे काम आने वाला है। तो अगर आपका जो फर्म है वो अच्छे से चल रहा है बूट स्ट्रैपिंग से, अगर आप देख रहे हो कि थोड़ा सा बहुत कुछ और इन्वेस्टमेंट चाहिए उसके अंदर, कुछ और पैसा डाल दूं तो प्रॉफिटेबल जल्दी हो जाएगा, तो भाई आप क्यों ही अपनी इक्विटी को डाइल्यूट करोगे, अपने ओनरशिप को घटाओगे। आप थोड़ा बहुत कुछ डेट रेज कर सकते हो और अपनी कंपनी को उससे फंड करके बहुत जल्दी प्रॉफिटेबल आ सकते हो। और इसका एक कॉन्स भी जो कि मैंने बताया आपको। लेकिन अगर आपका काफी ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव है, मतलब कि आपको अपनी कंपनी को चलाने के लिए काफी ज्यादा फंड की रिक्वायरमेंट होगी, तो भाई आप डेट को छोड़ करके इक्विटी की तरफ जा सकते हो। तो चलिए हम बात कर लेते हैं अपनी फंड के दूसरे टाइप, इक्विटी फंड या इक्विटी कैपिटल आप कैसे रेज करते हो। तो भाई इक्विटी कैपिटल रेज करने से पहले आप इसके भी प्रॉस एंड कॉन्स को जान लो। तो भाई कॉन्स यही है कि आपको अपनी कंपनी की ओनरशिप, अपनी कंपनी की इक्विटी को डाइल्यूट करना पड़ेगा। और वही हम प्रॉस की बात करें तो प्रॉस का सबसे अच्छा निकल के आता है कि आपकी कंपनी के अंदर जो भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेंगे उसकी आपको गाइडेंस मिल सकती है, वो आपको गाइड कर सकते हैं ताकि आप अच्छे ग्रोथ पे जल्द से जल्द जा सको। अब आप बोलोगे कि भाई वो आपको गाइड क्यों करेंगे, तो भाई उन्होंने आपकी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया है तो उनको चाहिए उस इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न, आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो भाई उनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है क्योंकि उन्होंने कई सारे स्टार्टअप में पहले से इन्वेस्ट किया होता है, तो आपको अच्छा गाइड कर सकते हैं कि आप कैसे रन कर सकते हो अपने स्टार्टअप को अच्छे तरीके से। तो ये भाई जो प्रोज है इक्विटी कैपिटल रेज करने का वो सबसे अच्छा निकल के आता है। अब भाई इक्विटी कैपिटल रेज करने का जो प्रोसेस है वो डिपेंड करता है आपके स्टार्टअप के ऊपर कि आपने अपना स्टार्टअप कब शुरू किया है। आप अर्ली फेज में हो, ग्रोइंग फेज में हो, या फिर आप मेच्योरिटी फेज में हो, प्रॉफिटेबल होना चाहते हो या प्रॉफिट हो चुके हो, तब आपको फंड चाहिए। तो यहाँ पे बेसिकली कई सारे राउंड चलते हैं।
जहाँ पे सबसे पहला राउंड है दोस्तों सीड राउंड। तो सीड राउंड के इस टर्म से ही आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे कुछ बीज बोने की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपने कुछ अपना स्टार्टअप शुरू किया है, आपने उसका कुछ नींव रखा है, तो आप उसके अंदर कुछ प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हो, प्रोडक्ट की टेस्टिंग करना चाहते हो मार्केट के अंदर, उसके लिए आप कुछ कैंपेन्स रन करना चाहते हो, या फिर अगर हम बात करें तो अर्ली टीम हायरिंग करना चाहते हो, तो ये सब के लिए आप अपना स्टार्टअप का जो फंड है सीड राउंड का फंड वो उठा सकते हो। तो यहाँ पे जो स्टार्टअप की जो फंडिंग करते हैं सीड राउंड की फंडिंग, वो करते हैं इंक्यूबेटर्स, एक्सेलरेटर्स, एंजल इन्वेस्टर्स, या फिर कई सारे जो हाई नेटवर्थ वाले जो सीईओज होते हैं, जो कि बेसिकली अपने उनके जो भी स्टार्टअप्स या बिजनेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे ग्रोथ लेवल पे होते हैं, तो वो सभी भाई आजकल सीड इन्वेस्टमेंट करते हैं। और कई सारे जो कंपनी के सीईओज होते हैं, तो ये सब मिला जुला के देखा जाए तो सीड इन्वेस्टमेंट करते हैं कई सारे स्टार्टअप्स के अंदर। और अगर आप पूछोगे कि सीड इन्वेस्टमेंट की जो फंडिंग अमाउंट होती है वो क्या होती है, तो इसका कोई बहुत फिक्स्ड नंबर तो नहीं है, लेकिन मैं आपको एस्टिमेटेड अमाउंट बता देता हूँ। ये लगभग 100 के डॉलर से लेकर $2 मिलियन तक हो सकती है। लेकिन भाई हाल ही में रिकॉर्ड हुआ है इंडिया के अंदर कि एक इंडियन स्टार्टअप जिसका नाम है भाई 10 क्लब, तो उन्होंने भाई अपने सीड राउंड में लगभग $40 मिलियन की फंडिंग उठाई है। आई एम रिपीटिंग, $40 मिलियन इन सीड राउंड। तो ये भाई बहुत बड़ा रिकॉर्ड है इंडियन स्टार्टअप का अभी तक में। तो ये भाई डिपेंड करता है कि आपकी इंडस्ट्री कैसी है, या फिर आपके जो इन्वेस्टर है उनके साथ आपका जो तालमेल है, बोले तो रिलेशनशिप वो कैसा है, ये सब कई सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसी सीड राउंड के बाद निकल के आता है दोस्तों सीरीज वाला राउंड, जहां पर आप सभी सुनते होंगे सीरीज ए बी सी डी, कई लोग तो भाई ई एफ जी तक भी पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सबसे पहले ए और बी को मिला करके। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपने सबसे पहले सीड राउंड में अपनी मार्केट को टेस्ट कर लिया, प्रोडक्ट को टेस्ट कर लिया, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि भाई आपके कस्टमर्स जो है पैसे दे रहे हैं, आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं। तो यहाँ आप क्या करते हो कि और भी कई सारे प्रोडक्ट्स को, अपने वर्टिकल्स को बढ़ाने की कोशिश करते हो, और भी मार्केट के अंदर अपना प्रोडक्ट काफी बल्क अमाउंट में लॉन्च करना चाहते हो, सेल्स एंड मार्केटिंग के ऊपर काम करना चाहते हो, अपनी कैंपेन कई सारे लॉन्च करना चाहते हो, बेसिकली ग्रोथ के ऊपर आप काम करना चाहते हो। तो उसी के बेसिस पे आप ये सब फंडिंग उठा सकते हो सीरीज ए बी की। यहाँ पे अगर हम इसकी एस्टिमेटेड अमाउंट की बात करें, तो सीरीज ए के अंदर जो आपका एस्टिमेटेड अमाउंट आप उठा सकते हो वो है लगभग $16 मिलियन तक की। और वहीं अगर हम बात करें सीरीज बी के अंदर, तो वहां पर भाई आप लगभग समझ लो कि $30 से $35 मिलियन तक की आप फंडिंग उठा सकते हो। अगेन ये कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं है, कोई टिपिकल नंबर्स नहीं है, यहाँ पे मैं एक एस्टिमेटेड अमाउंट की बात कर रहा हूँ मार्केट परस्पेक्टिव से। तो भाई ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं जो सीरीज ए और बी में फंडिंग करते हैं वो कैसे होते हैं, तो इनको बेसिकली वेंचर कैपिटल्स बोला जाता है, वीसीज बोला जाता है। जिसमें अगर मैं कुछ कंपनीज या कुछ इन्वेस्टर्स की बात करूँ, तो उसमें आगे भाई सिकोवा इंडिया, मैट्रिक्स पार्टनर्स, ब्लूमे वेंचर्स, एक्सल, कलारी कैपिटल, 314 कैपिटल, मैट्रिक्स पार्टनर्स, ईटीसी। अब भाई आपका सीरीज ए बी राउंड कंप्लीट हो गया, तो अब आप आ जाओ सीडी पे। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपने अपना प्रोडक्ट का जो मार्केट फिट है वो आपने पहले ही देख लिया। अब आप बेसिकली अपने मार्केट को और एक्सपेंड करना चाहते हो, यहाँ पे आप अलग अलग ज्योग्राफीज के ऊपर ध्यान दोगे। जहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल के ऊपर बात करें, तो आपका कोई ब्रांच है मुंबई के अंदर, तो उसका आप एक्सपेंड करोगे दिल्ली के ऊपर। तो बेसिकली आप यहाँ क्या कर रहे हो कि आप यहाँ पैन इंडिया के ऊपर ध्यान दोगे, कि आप इंडिया के अक्रॉस द लोकेशन के ऊपर काम करोगे। और अब आप मैच्योरिटी पीरियड के ऊपर आ चुके हैं, मतलब आप पहले ग्रोइंग लेवल पे थे, अब आप मैच्योरिटी पीरियड के ऊपर हो। तो यहाँ पे जो इसका एस्टिमेटेड अमाउंट है जो कि आपको फंडिंग के रूप में मिल सकता है, वो बोला जाता है लगभग $50 से $70 मिलियन तक की। अगर ये कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं है, ये एस्टिमेटेड अमाउंट ही है। अगर हम बात करें कि इसके अंदर किस तरह के इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं, तो वो आ जाते हैं भाई प्राइवेट इक्विटी। यहाँ पे अगर हम कुछ कंपनीज की बात करें तो वो है कार्लाइल ग्रुप, फिर आ गया भाई बैन कैपिटल, टीवीजी ग्रोथ कैपिटल, केकेआर, ब्लैकस्टोन ग्रुप, और अगर हम बात करें भाई टाइगर ग्लोबल भी आ गया इसके अंदर। अब आप भाई इसमें एक्सेट्रा लगा लो, भाई कई सारे प्राइवेट इक्विटीज फर्म है जो कि इन्वेस्ट करते हैं सीरीज सी और डी राउंड में। वैसे मैं बता दूं आपको, इसमें से कई सारे जो इन्वेस्टमेंट फर्म्स हैं वो ए बी राउंड के अंदर ही फंड कर लेते हैं। ये डिपेंड करता है भाई इंडस्ट्री के ऊपर। अब भाई इतनी सारी फंडिंग राउंड्स के बाद मोस्टली जो स्टार्टअप्स होती है वो भाई प्रॉफिटेबल हो ही जाती हैं, और उसी के बाद वो अपना आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लॉन्च करती हैं और स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाती हैं। और उसी के बाद वो अपना कंपनी की जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसको बदल कर पब्लिक लिमिटेड कंपनी कर देती हैं। और वही हम दूसरी तरफ बात करें भाई, जो कई सारे स्टार्टअप्स है जो कि अभी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाए हैं, तो वो भाई उनका जो सीरीज राउंड का जो फंडिंग चलता है वो उसी को और बढ़ाते जाते हैं। जैसे ए बी सी डी हुआ, उसके बाद वो ई एफ जी, बोले तो सो एंड सो फोर्थ। तो सीरीज राउंड की जो फंडिंग होती है दोस्तों वो ऐसे ही काम करती है। अब आप सभी के मन में ये सवाल जरूरी आना चाहिए कि हमने भाई इक्विटी कैपिटल जो रेज किया है उसके ऊपर हमें कितना इक्विटी, कितना ओनरशिप अपना डाइल्यूट करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस राउंड की फंडिंग उठा रहे हो। जैसे अगर हम सीड राउंड की बात करें तो वहां पे लगभग बोला जाता है कि आपको 15 से 20% या बोले तो 25% तक भी कई सारे इन्वेस्टर जो है लेते हैं। और वही अगर हम सीरीज ए राउंड की फंडिंग की बात करें तो वहां पे जो अपना इक्विटी आपको डाइल्यूट करना पड़ेगा वो हो सकता है भाई 25, 35, 40% तक। और वहीं अगर हम बात करें भाई सीरीज बी राउंड की, तो वहां भाई बोला जाता है कि 60% तक लोग हैं जो इन्वेस्टर जो है वो ले लेते हैं।
और इसी तरह से चलते जाता है डी ई राउंड तक भी। जितना ज़्यादा आप कैपिटल रेज करोगे उतना ज़्यादा आपको इक्विटी जो है डाइल्यूट करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आप बोल सकते हो तो अगर आप इक्विटी लेते लेते अगर आप काफ़ी ज़्यादा ऑनरशिप अपनी लूज कर चुके हो तो यहाँ पे आपके पास एक और तरीका है कि अगर आप अपनी प्रॉफिटेबल के नज़दीक पे हो तो वहाँ पे आप डेट रेज कर लो। मतलब कि मिला जुला के भी आप रेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ आपने इक्विटी रेज कर लिया, कुछ आप डेट रेज कर लिए, मतलब मिला जुला के अगर बैलेंस चलना चाहते हो तो आप दोनों रेज कर सकते हो। फंडिंग के अंदर हमारा जो तीसरा टाइप निकल के आता है दोस्तों वो है क्राउड फंडिंग। अब आई एम श्योर कि आप में से कई सारे लोगों ने इसके बारे में नहीं सुना होगा। तो यहाँ पे बेसिकली ग्रुप होता है कंपनीज का या फिर कई सारे इंडिविजुअल्स का जो कि आपको हेल्प करते हैं, डोनेशन करते हैं। तो यहाँ पे इसका जो बेसिकली तीन पार्ट्स निकल के आता है। पहला आता है डोनेशन क्राउड फंडिंग, दूसरा आता है भाई रिवॉर्ड क्राउड फंडिंग, और तीसरा आता है इक्विटी और डेट के बारे में जिसमें उन्होंने पहले बात किया। पहला डोनेशन क्राउड फंडिंग। तो इस टर्म डोनेशन क्राउड फंडिंग से आपको समझ में आ रहा होगा कि जो भी क्राउड होती है, जो भीड़ होती है, वो डोनेट करती है फंड के रूप में। जहाँ पे जो लोग होते हैं वो सोशल एक्टिविटीज वगैरह करते हैं, जो जरूरतमंद लोगों को हेल्प करते हैं। जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल आप देखते होंगे, कई बार न्यूज में निकल के आता है कि रतन टाटा ने इतनी सारी भाई डोनेशन दी है, अजीम प्रेम जी ने इतनी सारी इन्वेस्टमेंट दी है, मुकेश अंबानी ने इतनी सारी जो है डोनेशन वगैरह वो देते रहते हैं। तो इसके बारे में काफी ज्यादा जो न्यूज आते रहता है, तो उसी को हम बोलते हैं भाई डोनेशन क्राउड फंडिंग। और भी अगर इसका आज के टाइम पे सबसे बड़ा एग्जाम्पल की बात करें तो वो भाई कीटो, जहाँ पे वो लोगों की जो सर्जरीज वगैरह होती है हेल्थ के ऊपर, तो वो लोग करवाते हैं, जहाँ पे डोनेशन वगैरह काफी ज्यादा उनको मिलता है। और अगर हम बात करें तो कई सारे एनजीओ वगैरह में भी हेल्प करते हैं। और आज के टाइम पे जो रिसेंटली इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वो है बाबा का ढाबा। तो भाई आप सबने सुना होगा कि उनको भी काफी सारा जो फंड है वो डोनेशन के रूप में मिला था। तो ये सब जो है जितने भी ज्यादा सारे जो एक्टिविटीज है, सोशल एक्टिविटीज जो बेसिकली होते हैं, वो भाई होते हैं डोनेशन क्राउड फंडिंग के अंदर आते हैं। दूसरा है भाई रिवॉर्ड क्राउड फंडिंग। तो यहाँ पे क्या होता है, कोई भी इन्वेस्टर अगर आपके स्टार्टअप के अंदर वो इन्वेस्ट करता है तो वो भाई आरओआई नहीं चाहता उसके ऊपर, अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर उसको रिटर्न नहीं चाहिए, उसको चाहिए भाई बस रिवॉर्ड दे दो आप उसको। इसको आप एक एग्जांपल से समझो, मान लो आपके पास कोई एजुकेशनल आपका कोई ऐप है, तो वहां पे अगर कोई इसी इन्वेस्टर ने आपके स्टार्टअप के अंदर इन्वेस्ट किया है, उस ऐप के अंदर इन्वेस्ट किया है, तो वो भाई आप उसको उस ऐप की एक्सेस दे दो 2-3 महीनों के लिए। वो भाई डिपेंड करेगा, आप उसको 6 महीने तक ही दे सकते हो। ये डिपेंड करेगा कि उस ओनर ने या उस इन्वेस्टर ने कितना इन्वेस्ट किया है आपके स्टार्टअप के अंदर। तो ये हो गया भाई रिवॉर्ड बेस्ड क्राउड फंडिंग। तो ये सारे हो गए भाई फंडिंग के टाइप्स। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपनी वीडियो की चौथे पार्ट, जहां पे हम देख रहे थे कि कोई भी स्टार्टअप में जो इन्वेस्टर होता है वो अपने पैसा को रिकवर कैसे करता है, एग्जिट कैसे लेता है किसी स्टार्टअप से। तो यहाँ पर मेनली 4 प्रोसेस मैंने बताया है। यहाँ पे सबसे पहला है भाई आईपीओ। तो मैंने पीछे बताया था आपको कि कोई भी स्टार्टअप जब प्रॉफिटेबल के राह पे चलती है, प्रॉफिटेबल हो जाती है, तो वो भाई अपना आईपीओ लॉन्च करती है। और उसी आईपीओ के बाद जो भी स्टार्टअप के अंदर इन्वेस्टर होते हैं उनको एक अच्छा एग्जिट मिल जाता है उस पैसे से। जिसका हम सबसे बड़ा एग्जांपल की बात करें तो आपको पता हो Naukri.com, जो कि अभी आईपीओ में जो लिस्टेड है वो इन्फो एज के नाम से लिस्टेड है। तो वहां से जो भी स्टार्टअप के इन्वेस्टर्स होते हैं वो उनको अच्छा एग्जिट मिल जाता है। दूसरे प्रोसेस की बात करें तो वो है भाई मर्जिंग का। तो कई सारे जो स्टार्टअप के जो कॉम्पिटिटर होते हैं, जो कि एक दूसरे के कॉम्पिटिटर होते हैं, वो आगे चल करके कई सारे जो होते हैं मर्जिंग हो जाते हैं। तो वहां से भी जो स्टार्टअप के जो इन्वेस्टर होते हैं उनको भी एक अच्छा एग्जिट मिलता है, जो कि कंपनी जब मर्जिंग हो जाती है। जिसका हम सबसे बड़ा एग्जांपल की बात करें तो वो भाई मेक माई ट्रिप और गो आई वीवो का। तो उन दोनों का मर्जिंग हो गया था, उनके जो भी इन्वेस्टर्स थे उनको भाई एक अच्छा एग्जिट मिल जाता है। तीसरा जो प्रोसेस निकल के आता है वो है एक्विजिशन को लेकर के। अब इसका आज के टाइम पे सबसे बड़ा एग्जांपल है दोस्तों वो है फ्लिपकार्ट। तो फ्लिपकार्ट को ऑन कौन करता है, वो है वॉलमार्ट। तो वॉलमार्ट ने एक्वायर कर लिया था फ्लिपकार्ट को। तो उसके अंदर जो सारे एग्जिस्टिंग जो उनके शेयर होल्डर्स थे, जो भी इन्वेस्टर्स थे फ्लिपकार्ट के, वो भाई उनको भी अच्छा एग्जिट मिल गया, क्योंकि सारी जो स्टेक है वो वॉलमार्ट वालों ने खरीद लिया। तो ये हो गया तीसरा प्रोसेस। चौथा जो प्रोसेस निकल के आता है दोस्तों वो है बाय आउट का। अब भाई ये कैसे काम करता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी स्टार्टअप के अंदर जो अर्ली स्टेज के इन्वेस्टर्स होते हैं। अब अर्ली स्टेज क्या हो गया, तो अर्ली स्टेज के अंदर सीड राउंड की भी जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो सीरीज ए या बी राउंड में करते हैं, जो कि वीसीज वगैरह होते हैं, वेंचर कैपिटल्स। तो वहां पे उनकी जो स्टेक होते हैं वो भाई खरीद लेते हैं प्राइवेट इक्विटीज, जो कि सीरीज सी और डी राउंड में आते हैं। मतलब समझ में आया, सीरीज ए और बी राउंड में जिन्होंने इन्वेस्ट किया उसके स्टेक को खरीद लिया सीरीज सी और डी राउंड वालों ने। तो ये हो गया भाई बाय आउट का प्रोसेस। यहाँ बेसिकली चारों प्रोसेस काम करते हैं, जहाँ पे जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपना अच्छा एग्जिट मारते हैं। तो दोस्तों ये हो गया हमारा कंप्लीट और इन डिटेल्ड वीडियो स्टार्टअप की फंडिंग राउंड के ऊपर। अब आई होप कि ये वीडियो आपको काफी ज्यादा इंसाइटफुल लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करो, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि हमारे फ्यूचर के सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या फिर हमारे किसी भी वीडियो से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप उसे कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो, मैं वहां पे आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। साथ ही अगर आपको किसी पे केस स्टडी चाहिए किसी स्टार्टअप के ऊपर या फिर किसी बिजनेसेस के ऊपर, किसी का बिजनेस मॉडल डिस्कस करना चाहते हो, तो वहां पे भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं जरूर उस पर वीडियो बनाऊंगा।
मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, संतुष्ट रहिए, तंदुरुस्त रहिए। गुड बाय, जय हिंद।